मैं अहमदास पलांगे सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का छठवां इकाई, जिसका नाम है तत्वों का निष्कर्षण। इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने किस प्रकार से जो धातु कर्म होता है, जहां से धातु कर्म का प्रोसेस जो देखे थे वो किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने देखा था कि आपका बोल सकते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि क्या है, चुंबकीय पृथक्करण विधि क्या है ना। उसके अलावा झाग उत्प्लावन विधि क्या है, ये हमने पहले क्या कर चुका था, देख चुका था, जो भी हमारा अयस्कों का जो सांद्रण है उसके अंतर्गत है ना। क्योंकि हम धातु कर्म को जो है कई जो है धातु कर्म में धातुओं को प्राप्त करना रहता है, और ये जो है कई पदों में पूर्ण होता है। जिसमें आपने पहला देखा था जो अयस्कों का जो क्या किया जाता है, तोड़ना या पीसना, ये देखे थे। फिर अयस्कों का सांद्रण देखे थे कि भाई अयस्कों को है ना, या धातुओं को उनके अयस्कों से क्या करना, अलग से प्राप्त करना, वो आपका अयस्कों का सांद्रण कहलाता है। और अयस्कों का जो सांद्रण है वो सांद्रण हम लोग लगभग 2-3 जो है इससे पहले मेथड देख चुके हैं। आज हम जो है चौथा मेथड देखने वाले हैं, और उसका नाम क्या है, निक्षालन। क्या है हमारा, निक्षालन। निक्षालन होता क्या है, यह जो है या इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क होता है वो आपका क्या होता है, उचित विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है, या उचित विलायक में क्या हो जाता है, आपका घुल जाता है। मतलब हम निक्षालन विधि का प्रयोग तब करते हैं जब कोई अयस्क जो होता है वो अयस्क क्या होता है, एक उपयुक्त विलायक में क्या हो जाता है, जब घुल जाता है, तब जा कर के हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो अयस्क होता है जिसके साथ बहुत सारी अशुद्धियाँ रहता है, उसको हम क्या करते हैं, उपयुक्त विलायक लेते हैं, और उस उपयुक्त विलायक में जब अयस्क को क्या करते हैं, घोल देते हैं, तो अयस्क क्या करता है, उस उपयुक्त विलायक में क्या हो जाता है, घुल जाता है। लेकिन उसके साथ पाए जाने वाले अशुद्धियाँ उस विलायक में नहीं घुलता है, और इस तरीक़े से क्या कर लिया जाता है, आपका जो अयस्क है उसको अलग, और आपका शुद्धियाँ को अलग छान के प्राप्त कर लिया जाता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका निक्षालन कहलाता है। मतलब हम बोल सकते हैं कि यदि अयस्क क्या होता है, उपयुक्त विलायक में विलय होता है, तब जा कर के निक्षालन विधि का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। या ये बोल सकते हैं कि निक्षालन विधि का प्रयोग तब करते हैं जब अयस्क उपयुक्त विलायक में क्या होता है, आपका विलय होता है, और इसके लिए फिर अयस्कों को उपयुक्त विलायक लेकर के और उनमें क्या किया जाता है, मिला दिया जाता है, जिससे अयस्क क्या हो जाता है, उस विलायक में घुल जाता है, और अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, नहीं घुल पाने के कारण क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, जिसे छान के अलग कर लिया जाता है। और इस तरीक़े से अशुद्धियाँ अलग, और आपका जो क्या बोलते हैं अयस्क अलग हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, निक्षालन कहलाता है, निक्षालन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो जैसे शक्कर है, क्या है हमारा, शक्कर है, और शक्कर जो है मान लो छोटे छोटे पत्थर के कण हैं, ऐसे जो शक्कर के आकार के ही हैं या शक्कर जैसे हैं, उसके साथ मिला हुआ है ना। मान लो मिल गया, इसमें पत्थर के छोटे छोटे क्या है, शक्कर के साइज के कण हैं पत्थर के, और शक्कर के भी हमारे साइज उतने ही हैं, और दोनों का कलर सफ़ेद है, और दोनों आपस में क्या हो गया है, मिल गया है। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उसका जो है इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि इसमें 2 प्रकार का चीज़ है, एक है हमारा क्या, शक्कर, और साथ में क्या है हमारा एक पत्थर। पत्थर और शक्कर दोनों का आकार एक जैसा है, दोनों का कलर एक जैसा है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है, शक्कर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए उपयोगी है, और पत्थर हमारे लिए उपयोगी नहीं है। मतलब पत्थर क्या है, हमारे पर अशुद्धि है, और ये हमारा क्या है, अयस्क है। तो उसको पृथक करने के लिए हमको ये पता है कि शक्कर पानी में क्या हो जाता है, घुल जाता है, मतलब उपयुक्त विलायक में घुल जाता है। तो हम क्या करते हैं, दोनों को लेते हैं, और दोनों को लेकर के पानी में क्या करते हैं, इसको घोल देते हैं। जैसे ही पानी में घोलते हैं, शक्कर पानी में क्या हो जाता है, आपका घुल जाता है, और पत्थर क्या हो जाता है, वहाँ पर बैठ जाता है, और इस तरीक़े से उसको छान के क्या कर लिया जाता है, शक्कर को अलग, जो कि लिक्विड अवस्था में रहता है, और इस तरीक़े से अशुद्धि को अलग प्राप्त कर लिया जाता है। तो हम देख रहे हैं इस विधि का प्रयोग हम तब कर रहे हैं जब दिए गए पदार्थों में से जो बढ़िया वाला पदार्थ होता है वो विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है, तब जा कर के हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। हर प्रकार के प्रक्रिया में हर प्रकार की विधि उपयोग नहीं करते हैं, या एक ही प्रकार की विधि हर प्रकार की प्रक्रिया में उपयोग नहीं करते हैं। जो प्रक्रिया जिस प्रकार की विधि से जो है हैंडल होता है, हम लोग उसी विधि को वहाँ पर क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो वैसा ही यहाँ पर क्या किया गया है, दिया गया है, बताया गया है। तो चलिए चलते हैं और लिखते हैं थोड़ा सा इसमें, क्योंकि थ्योरी तो ही पूछता है आपको यहाँ से। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग निक्षालन। यहाँ पर क्या लिख देते हैं भाई, निक्षालन। और निक्षालन में क्या होता है, यदि
अयस्क, है ना, यदि अयस्क उपयुक्त, उपयुक्त, है ना, यदि अयस्क उपयुक्त, यदि अयस्क उपयुक्त विलायक में, विलायक में विलय हो, विलय मतलब घुलनशील हो, तो लिख सकते हैं यदि अयस्क उपयुक्त विलायक में घुलनशील हो, घुलनशील हो तो निक्षालन, निक्षालन विधि का उपयोग करते हैं, उपयोग करते हैं, करते हैं, क्या करते हैं भाई, निक्षालन विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में, इस विधि में चूर्णित अयस्क को, चूर्णित अयस्क को, चूर्णित, चूर्णित अयस्क को उपयुक्त, उपयुक्त चूर्णित अयस्क को उपयुक्त विलायक में, उपयुक्त विलायक में, विलायक में मिलाते हैं, मिलाते हैं, जिससे अयस्क, जिससे अयस्क, अयस्क उस विलायक में, उस विलायक में घुल जाता है, घुल जाता है और अशुद्धि, अशुद्धि नहीं घुलता है, नहीं घुलता है, जिसे छानकर पृथक कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है ना। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इस प्रकार अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, अयस्क से दूर हो जाता है। इस प्रकार, इस प्रकार अशुद्धियाँ अयस्क से, अयस्क से दूर हो जाता है, दूर हो जाता है, और इसे ही क्या कहते हैं, निक्षालन विधि कहते हैं। इसे ही हम क्या बोलते हैं भाई, निक्षालन विधि कहते हैं, इसे ही निक्षालन विधि कहते हैं। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, निक्षालन विधि कहते हैं, निक्षालन विधि कहते हैं। तो इस तरीक़ा से आप निक्षालन विधि को बता सकते हैं कि निक्षालन विधि का प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई अयस्क उपयुक्त विलायक में क्या होता है, घुलनशील होता है। ठीक है, अशुद्धियाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, अशुद्धियाँ ना घुले, हम लोग ऐसे बोल रहे हैं ना। तो यदि अयस्क उपयुक्त विलायक में घुलनशील हो तो निक्षालन विधि का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा अयस्क, जो चूर्णित अयस्क होता है जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाया जाता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसके उपयुक्त विलायक में मिलाते हैं। जैसे उपयुक्त विलायक में जो अशुद्धि वाला जो अयस्क होता है उसको मिलाते हैं, अयस्क उस विलायक में क्या हो जाता है, आपका घुल जाता है, और घुलने के पश्चात क्या होता है, हमारा घुल गया, जबकि अशुद्धियाँ उसमें नहीं घुलता है। इस तरीक़ा से अशुद्धियों को छान करके पृथक कर लिया जाता है, और इस तरीक़ा से जो अशुद्धियाँ हैं वो अयस्कों से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। यही आपका क्या कहलाता है, निक्षालन विधि कहलाता है, निक्षालन विधि कहते हैं। जैसे मैंने इससे पहले आपको शक्कर और उसमें उसी आकार के, उसी रंग के जो पत्थर है उस अगर वो मिल गया हो तो उस स्थिति में उसको पृथक करने के लिए हम लोग निक्षालन विधि का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि पानी में शक्कर घुल सकता है लेकिन पत्थर नहीं घुल सकता है। तो हम क्या करते हैं, उस पत्थर युक्त शक्कर को पानी में क्या करते हैं, घोल देते हैं, जिससे आपका क्या हो जाता है, शक्कर पानी में घुल जाता है, और आपका जो पत्थर है वो आपका नहीं घुलने की वजह से उसी में बचा रहता है, जिसको छान के क्या करते हैं हम लोग अलग कर लेते हैं, और हमको शक्कर पानी अलग प्राप्त हो जाता है। अब शक्कर पानी को आगे हम क्या करते हैं, ठंडा कर देते हैं, तो चट्टान जैसे पदार्थ
में पुनः हमको जो है शक्कर के रूप में प्राप्त हो जाता है। बट एकदम ही कलर जैसे पहले था वैसा नहीं मिलता है, स्थिति थोड़ा सा चेंज रहता है, बट हमको शक्कर क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा क्या विधि कहलाता है भाई, निक्षालन विधि कहलाता है। और ये विधि हमारा क्या है, इम्पोर्टेंट विधि है। इसको आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम उदाहरण देखेंगे। और ये जो उदाहरण यहाँ पर दिया है बॉक्साइट का, क्या दिया है हमारा, बॉक्साइट जो दिया है इसका निक्षालन दिया है। निक्षालन यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। तो नेक्स्ट हम किसके पास चलते हैं भाई, बॉक्साइट के पास। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है निक्षालन से रिलेटेड, और यहाँ पर दिया है बॉक्साइट से एलुमिना का क्या करना है, हमको निक्षालन करना है ना। ये हमको दिख रहा है। एलुमिना क्या होता है भाई, तो Al2O3 को बोलते हैं एलुमिना। और ये कहाँ से आपको निक्षालित करना है, बॉक्साइट से। वैसे बॉक्साइट फार्मूला होता है हमारा Al2O3 और 2H2O, ये हमारा बॉक्साइट होता है। तो बॉक्साइट से हमको एलुमिना का क्या करना है, निक्षालन करना है। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, मतलब बॉक्साइट का जो निक्षालन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वैसे बॉक्साइट का निक्षालन इसलिए करते हैं क्योंकि बॉक्साइट में जो है आपका एक टाइटेनियम ऑक्साइड बोल सकते हैं TiO2, और एक होता है हमारा SiO2। ये हमारा क्या होता है, अशुद्धि के रूप में पाया जाता है। तो जो बॉक्साइट के अयस्क होता है, उस बॉक्साइट के अयस्क में क्या होता है आपका टाइटेनियम ऑक्साइड और आपका रेत की अशुद्धियाँ पाई जाती है। और इसे दूर करने के लिए जो बॉक्साइड जो होता है उनको आपका जो है क्या करते हैं हम लोग, लगभग 473 केल्विन से लेकर के 523 केल्विन ताप पर और लगभग 35-36 ATM दाब पर उसको जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, कौन सा होता है हमारा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके 45% जो विलयन होता है, उस विलयन में पचित्र कर सांद्रित किया जाता है, उसमें मिला दिया जाता है और सांद्रित किया जाता है। जैसे ही हम क्या करते हैं, जो ये जो हमारा क्या होता है, एल्युमिनियम जो ऑक्साइड होता है, जिसमें आपका क्या होता है टाइटेनियम का और रेत का अशुद्धियाँ पाया जाता है, उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, बॉक्साइट को हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं चूर्णित अवस्था में और उसको टेम्परेचर निर्धारित करते हैं। 473 से लेकर के 523 केल्विन ताप है, और 35 से लेकर के 36 क्या है हमारा, ये दाब है। इस दाब पर उसको 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या करते हैं हम लोग, पचित्र कर देते हैं, है ना, पचित्र कर सांद्रित करते हैं, घोल कर सांद्रित करते हैं। तो या उसमें हम क्या कर देते हैं, इसके विलयन में मिला देते हैं, किसको, एलुमिना को, तो इसका बॉक्साइट को। तो क्या होता है हमारा, जैसे ही हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में जो बॉक्साइड होता है जिसमें कई प्रकार की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जैसे हम क्या करते हैं इसमें मिला देते हैं, तो बॉक्साइड जो होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाता है आपका, घुल जाता है। जबकि उनमें जो पाए जाने वाले अशुद्धियाँ जो है वो नहीं घुलता है, जिन्हें हम क्या करते हैं छान के अलग कर देते हैं। अलग करने से अशुद्धियाँ क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। अब हम क्या करते हैं, जो आपका जो बचा हुआ पदार्थ जो किस में घुला है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुला है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आगे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करने से, प्रवाहित करने से, है ना, जो है आपको एक अन्य प्रकार के प्रोडक्ट क्या होती है, प्राप्त होती है, या अन्य प्रकार के प्रोडक्ट आपको क्या होती है, देखने को मिलती है। और अंततः आपको जो है एलुमिना क्या हो जाती है, आपका प्राप्त हो जाती है या आपको प्राप्त होती है। तो ये इस प्रकार से क्या की जा सकती है, आपका प्रदर्शित कर दी जा सकती है, बताई जा सकती है। तो ये तो हो गया आपका इसका कहानी। चलिए थोड़ा सा इस कहानी को हम क्या करते हैं, लिखते हैं अपने वर्डों में। वैसे तो पूरा थ्योरी है भाई, आपको अपने वर्डों में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम जैसे लिखेंगे वही लिखेंगे, आप थोड़ा सा समझ के भी लिखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं हम लोग, बॉक्साइट के अयस्क में जो है सिलिका, इसका रेत, और जब क्या होता है टाइटेनियम ऑक्साइड के अशुद्धियाँ होता है, तो उसको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, निक्षालन का प्रयोग करते हैं। तो लिख सकते हैं, यदि यहाँ पर बॉक्साइट के अयस्क में बॉक्साइड के अयस्क में रेत और TiO2 की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं,
पाई जाती हैं, जिन्हें दूर करने के लिए, जिन्हें बॉक्साइट से दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, जिन्हें दूर करने के लिए बॉक्साइट को, बॉक्साइट को, जिन्हें दूर करने के लिए बॉक्साइट को 473 से लेकर के 523 केल्विन, 473 से 523 केल्विन ताप 35-36 बार, है ना, अर्थात दाब पर 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में पचित्र, डाइजेस्ट बोलते हैं, डाइजेस्ट द्वारा पचित्र कर सांद्रित की जाती है। पचित्र कर, तो हमने क्या किया, बॉक्साइट के अयस्क में सिलिका और टाइटेनियम ऑक्साइड की अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिन्हें बॉक्साइट से दूर करने के लिए बॉक्साइट को जो है 473 केल्विन से 523 केल्विन ताप पर 35 से लेकर के 36 बार पर 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में पचित्र कर सांद्रित की जाती है ना, पचित्र कर सांद्रित की जाती है, सांद्रित की जाती है, पचित्र कर सांद्रित की जाती है, सांद्रित की जाती है, सांद्रित की जाती है, सांद्रित की जाती है, या उसमें क्या कर दी जाती है, मिला दी जाती है, सांद्रित कर दी जाती है, पचित्र सांद्रित की जाती है। बॉक्साइट को, है ना, या इसको लिख देते हैं सांद्रित की जाती है, जिससे बॉक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है और अशुद्धियाँ नहीं घुलती है, अशुद्धियाँ नहीं घुलती है, नहीं घुलती है, अशुद्धियाँ नहीं घुलती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर ली जाती हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर ली जाती हैं। अब प्राप्त निस्यंद में मतलब जैसे हम लोग क्या करते हैं, छान के अशुद्धियों को अलग करते हैं, तो जो लिक्विड अवस्था में बचा है जिसमें बॉक्साइट को है घुला है, उसको बोलते हैं निस्यंद। अब प्राप्त निस्यंद में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है, जिससे प्राप्त उत्पाद, प्रवाहित की जाती है, जिससे जो उत्पाद प्राप्त होती है, जो उत्पाद बनती है, जिससे जो उत्पाद बनती है, उस उत्पाद को सुखाकर एल्यूमिना प्राप्त कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती
है, प्राप्त कर ली जाती है, जिसे निम्न समीकरण से समझाई जा सकती है। प्राप्त कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। यह विधि बायर विधि के नाम से जानी जाती है। यह विधि बायर विधि के नाम से जानी जाती है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने क्या लिया, एल्यूमिना। ठीक है, क्या लिया हमने, एल्यूमिना नहीं, बॉक्साइड लिया। तो ये बॉक्साइड का फार्मूला है, पानी को हम लोग इसमें नहीं लिख रहे हैं। इसमें हमने क्या मिला दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका जली विलयन है, मतलब क्या होता है, H2O होता है। ये जो हमारा क्या होता है, ये तीनों का जो मिक्सचर होता है वो क्या करता है, आपका आपस में क्या करता है, क्रिया करता है एक दूसरे के साथ मिलाने पर, और ये क्रिया करके आपका एक यौगिक बनाता है। और वो यौगिक क्या होता है आपका 2Na, कोष्टक में हो जाता है Al, और यहाँ पर हो जाता है OH4। यहाँ पर बोल सकते हैं हम लोग सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। उस स्थिति में इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर कर देते हैं 2, क्योंकि 2 लिए हैं, और यहाँ पर कर देते हैं 3। तो इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, जो बॉक्साइड होता है जिसमें किसकी अशुद्धियाँ होती है भाई, टाइटेनियम ऑक्साइड और रेत की अशुद्धियाँ होती है, उनको क्या करने के लिए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए उनको क्या की जाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होती है, इसके जली विलयन में क्या की जाती है, उसको मिला दी जाती है, जिससे एल्युमिनियम जो बॉक्साइड होती है वो घुल करके एक यौगिक का क्या करती है, निर्माण करती है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बोल देते हैं इसको, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ये प्राप्त हो जाती है। अब जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होती है, जो प्राप्त होती है, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो क्या हुआ है, हमको प्राप्त हुआ है, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को, है ना, उसमें क्या की जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, इसमें प्रवाहित की जाती है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, यहाँ से आपका Al2O3XH2O, और साथ में हमारा क्या होती है आपका, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ से आपको क्या हो जाता है, एक मिल जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और पानी की क्या होती है, प्राप्ति होती है। उस स्थिति में यहाँ पर इस प्रकार से क्या होती है, आपको प्रक्रिया देखने को मिलती है। यहाँ पर 2 कर देते हैं हम लोग, जो है यहाँ पर हम लोग कितना कर देते हैं, 2H2O प्राप्त हो जाती है। तो जैसे ही सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या की जाती है, प्रवाहित की जाती है, यहाँ से आपको क्या होती है, एक ऐसा आपका जो है एल्युमिना प्राप्त होती है ना, जिसमें थोड़ा बहुत पानी की अणु पाई जाती है। अब ये जो हमारा क्या होता है, एल्युमिना होती है, अर्थात हमारा जो Al2O3 होती है, इसको आगे क्या कर ली जाती है भाई, सुखा ली जाती है। इसको हम लोग गरम करते हैं, सुखाते हैं, है ना, सुखा लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाती है आपका Al2O3 प्लस यहाँ से क्या हो जाती है, H2O बाहर निकल जाती है, और आपको क्या प्राप्त हो जाती है, एल्युमिना क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, एल्युमिना प्राप्त हो जाती है। तो ये विधि आपका क्या कहलाती है, बायर विधि के नाम से जो है नाम से जानी जाती है। कभी कभी क्वेश्चन बायर विधि के नाम से ही क्वेश्चन कर दी जाती है कि बायर विधि को समझाइए इस प्रकार से, जो कि एक प्रकार का कौन सा विधि होती है भाई, निक्षालन विधि होती है। तो आपको क्वेश्चन निक्षालन अलग कर सकती है और बायर विधि अलग कर सकती है। तो हमारा ये जो क्या होता है, बॉक्साइड का जो एल्युमिना में जो परिवर्तन होता है, उस प्रक्रिया में क्या होता है कि जो बॉक्साइड होता है, उस बॉक्साइड में क्या होता है आपका, जब
रेत का और साथ में आपका क्या होता है टाइटेनियम ऑक्साइड की जब अशुद्धियाँ पाई जाती है तो उसको दूर करने के लिए क्या की जाती है, बॉक्साइड को जो है लगभग आपका 473 केल्विन ताप से 523 केल्विन ताप पर और 36-35 दाब पर उसको 45% सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या कर दी जाती है, घोल दी जाती है। जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में बॉक्साइड को घोली जाती है, बॉक्साइड जो अयस्क होती है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाती है, लेकिन उसमें पाए जाने वाली जो अशुद्धियाँ होती है वो आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलती है, जिसके कारण उसे छान करके क्या कर ली जाती है, पृथक कर ली जाती है। अब छानने के बाद अशुद्धियाँ तो दूर हो जाती है, लेकिन जो घुला हुआ जिसमें बॉक्साइड घुला है वो क्या नाम से जानी जाती है, निस्यंद होती है, उसको ये क्या कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने से हमको क्या प्राप्त होती है, जो प्रोडक्ट मिलती है उस प्रोडक्ट को सुखा करके अंततः क्या प्राप्त कर ली जाती है, आपकी एल्यूमिना क्या कर ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है। तो ये जो विधि होती है ये विधि आपका बायर विधि के नाम से भी जानी जाती है, जो कि एक निक्षालन के उदाहरण के अंतर्गत रखी जाती है। तो इस तरीक़ा से ये जो आपका निक्षालन है या उसके द्वारा जो बॉक्साइड से जो है एल्यूमिना प्राप्त करने की जो बायर विधि है उसको क्या की जा सकती है, हाँ समझाई जा सकती है। अगर क्वेश्चन कर देती है तो थ्योरी लिखने की भी आवश्यकता होती है और सूत्र लिखने की भी क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है। तो ये हो गया आपका बॉक्साइड से एल्यूमिना का निक्षालन। चलिए हम आगे की ओर चलते हैं। आगे हमारा दिया है द्रवीकरण। क्या दिया है हमारा, द्रवीकरण। द्रवीकरण भी एक प्रकार की क्या है, विधि है। और ये जो द्रवीकरण विधि है वो तब की स्थिति में उपयोग लाई जाती है जब क्या होती है, आपका जो अयस्क होती है उस अयस्क का जो गलनांक है वो अशुद्धियों से क्या होती है, कम होती है। क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को दूर करने के लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग अयस्कों का सांद्रण पढ़ रहे हैं भाई। मतलब अयस्क में जो अशुद्धियाँ हैं उनको निकालने के बाद तो ही हम शुद्ध पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं ना, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अयस्क से थोड़ा थोड़ा करके जो अशुद्धियाँ उसको निकाल रहे हैं ताकि हमको लास्ट में बाद में हमको वहाँ से शुद्ध प्राप्त हो सके। तो यहाँ पर हम द्रवीकरण करते हैं। तो ये जो द्रवीकरण जो अयस्कों के सांद्रण की जो द्रवीकरण विधि है उस विधि का उपयोग तब लाई जाती है, तब प्रयोग की जाती है जब अयस्क और उसमें उपस्थित क्या होता है, हमारा जो अशुद्धियाँ होता है उनके गलनांक में क्या होती है, अंतर होती है। इसमें अयस्क की जो गलनांक होती है वो क्या होती है, आपकी कम, और अशुद्धियों की गलनांक क्या होती है, आपकी अधिक होती है। तब जाकर के द्रवीकरण जो विधि है उसको प्रयोग में लाई जाती है। इसके लिए क्या की जाती है कि हमारी जो अयस्क होती है जिसमें क्या होती है, आपका बहुत सारी क्या पाई जाती है, अशुद्धियाँ पाई जाती है, उनको दूर करने के लिए अयस्क को हम क्या की जाती है, उनको एक ढालू फर्श में, ढालू फर्श मतलब समझ रहे हो है ना, यहाँ पर आपका इस प्रकार से फिसलनदार जो क्या होता है, जो फर्श होती है इस प्रकार से आपका ऊपर से नीचे की ओर ऐसे ढालूदार जो फर्श होती है उसमें यहाँ पर क्या की जाती है, अयस्क को क्या कर ली जाती है, ले ली जाती है ना, जिसमें अशुद्धियाँ होती है। फिर यहाँ पर उसको क्या की जाती है, उच्च ताप पर क्या की जाती है, गर्म की जाती है। चूँकि क्या होती है, अयस्क की जो क्या होती है, जो गलनांक होती है, अयस्क की गलनांक क्या होती है भाई, कम होती है, इसलिए वो पहले पिघलती है और पिघल करके क्या करती है, ढालूदार जो फर्श होती है उसमें क्या होती है, वो नीचे इस प्रकार से बह के यहाँ पर अलग से क्या हो जाती है, आपके एकत्र हो जाती है। चूँकि अशुद्धियाँ जो है नहीं पिघलती, इसलिए अशुद्धियाँ यहीं पर क्या रहती है, रुकी रहती है, और इस तरीक़े से अशुद्धियाँ अलग और अयस्क क्या हो जाती है, अलग से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो ये विधि क्या कहलाती है, आपकी द्रवीकरण के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो इसमें भी थ्योरी लिखने की आवश्यकता है भाई, आप इसमें भी थ्योरी लिखेंगे तभी आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिख देते हैं इस विधि, है ना, यहाँ पर हम लोग लिखते चलते हैं, द्रवीकरण विधि का उपयोग तब की जाती है जब अयस्क का गलनांक अशुद्धियों या अशुद्धियाँ से कम होती है। इस विधि में अयस्क को एक ढालू
है ना, फर्श में, एक ढालू फर्श में गर्म की जाती है, गर्म की जाती है, गर्म की जाती है, गर्म की जाती है। अयस्क का गर्म की जाती है, अयस्क का गलनांक कम होने के कारण, कम होने के कारण, कम होने के कारण, अयस्क का गलनांक कम होने के कारण जल्दी पिघल जाती है, जल्दी पिघल जाती है और फर्श से नीचे बहकर, है ना, और ढालूदार फर्श में नीचे बहकर और ढालूदार फर्श में नीचे बहकर अलग से पृथक हो जाती है, पृथक हो जाती है और अशुद्धियाँ नहीं पिघलती है, अशुद्धियाँ नहीं पिघलने के कारण वहीं पर रह जाती है, वहीं पर रह जाती है और अशुद्धियाँ को पृथक कर ली जाती है, अशुद्धियों को पृथक कर ली जाती है और इस तरीक़ा से क्या हो जाती है, आपका शुद्धियाँ अलग और शुद्ध पदार्थ अर्थात अयस्क जो है अलग हो जाती है। इस तरह से अशुद्धियाँ अलग और अयस्क अलग हो जाती है, अलग हो जाती हैं। तो ये हमारा विधि क्या कहलाती है भाई, आपका द्रवीकरण विधि कहलाती है। द्रवीकरण विधि के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो जो द्रवीकरण विधि होती है, उस द्रवीकरण विधि में क्या की जाती है, हम तब उस विधि का प्रयोग की जाती है जब जो अयस्क होती है, इस अयस्क का जो गलनांक है वो कम होती है ना। अयस्क का जो क्या होती है, हमारा जो गलनांक होती है वो क्या होती है, जब कम होती है ये, और जो अशुद्धियाँ होती है इनका गलनांक क्या होती है, आपकी अधिक होती है, तब जाकर के इसका उपयोग की जाती है। और जब ऐसा अंतर हो तो उसको हम क्या करते हैं, ये जो ढालूदार क्या होती है, जो फर्श होती है, इस ढालूदार जो फर्श होती है, इस फर्श में यहाँ पर क्या की जाती है, जो भी अशुद्धि वाला जो अयस्क है उसको क्या की जाती है, गर्म की जाती है। इसको क्या की जाती है भाई, गर्म की जाती है। अशुद्ध वाली जो क्या होती है, हमारा अयस्क है, उसको गर्म की जाती है। गर्म करने से क्या होती है, आपका ये जो हमारा अयस्क होती है, ये अयस्क क्या हो जाती है, गर्म करने से जल्दी पिघल जाती है, क्योंकि उनका क्या होती है, गलनांक कम होती है। और इस प्रकार से ये ढालूदार फर्श में पिघलने के कारण यहाँ पर क्या हो जाती है, लिक्विड की अवस्था में नीचे अलग से आपको अयस्क क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, और अशुद्धियाँ यहीं पर क्या हो जाती है, आपकी रुक जाती है। तो ये विधि आपकी क्या कहलाती है, आपका द्रवीकरण विधि के नाम से क्या की जाती है, जानी जाती है। तो ये कितना विधि हो गया भाई, हमारा 2 विधि। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं, सांद्रित अयस्कों से अधिशोषित धातुओं का निष्कर्षण। कुल मिला के बोल रहा है कि हम लोग जितना भी अयस्कों का जो सांद्रण किए हैं, उस सांद्रित अयस्क से धातु किस प्रकार से क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। तो अधिशोषित जो भी हमारा
जो भी सांद्रित अयस्क है, इतना देर से हम जो कर रहे थे वो क्या था हमारा, सांद्रण कर रहे थे। तो उस सांद्रित अयस्क से धातु किस प्रकार से प्राप्त की जाती है, इसके लिए भी कुछ विधियां यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर जो है सांद्रित अयस्क से जो धातु प्राप्त करने की विधि वो दो पदों में क्या होती है, पूर्ण होती है। एक होती है सांद्रित अयस्क को उनके ऑक्साइड में परिवर्तन करके उनको क्या की जाती है, प्राप्त की जाती है। और दूसरा नंबर जो होती है वो फिर धातुओं को शोधन की जाती है। तो फिलहाल पहला नंबर इसमें दिया गया है, सांद्रित अयस्कों का उनके ऑक्साइडों में पहले परिवर्तित की जाती है। मतलब सांद्रित अयस्क से धातु को निकालने के लिए सबसे पहले सांद्रित अयस्क को उनके ऑक्साइड में परिवर्तन की जाती है और उसके बाद फिर वहाँ से जो है क्या की जाती है, धातु को प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं सांद्रित अयस्क को पहले ऑक्साइड में किस तरीक़ा से क्या की जाती है, आपका परिवर्तित की जाती है। तो उस परिवर्तित करने के लिए यहाँ पर कुछ बातें, कुछ विधियाँ बताई गई है, उनको हमको देखना है। पहला इसमें दिया है निस्थापन। क्या दिया है, निस्थापन। और इस विधि के द्वारा क्या की जाती है, आपका जो भी सांद्रित अयस्क है उनको उनके ऑक्साइड में, धातुओं को उनके ऑक्साइड में परिवर्तित की जाती है। तो निस्थापन क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको क्या कर सकती है भाई, आपको पेपर में पूछ सकती है निस्थापन क्या है बोल के। वैसे ये जो निस्थापन का जो विधि है या निस्थापन का प्रयोग जो है, कार्बोनेट हो गया है ना, उसके अलावा ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, ऐसे अयस्कों को उनके जो ऑक्साइड में परिवर्तन के लिए इस विधि का उपयोग की जाती है। इसमें जो अयस्क होती है, जो सांद्रित अयस्क होती है, उस सांद्रित अयस्क को जो है आपका बोल सकते हैं, सांद्रित अयस्क जो होती है उस अयस्क को हम जो परावर्तनी जो क्या होती है, भट्ठी होती है, उस परावर्तनी भट्ठी में जो है आपका बोल सकते हैं ऑक्सीजन की जो उपस्थिति होती है, उस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उनको क्या की जाती है, आपका उनके गलनांक से कम ताप पर क्या की जाती है, गर्म की जाती है। गलनांक से कम ताप पर गर्म करने से जो भी हमारा सांद्रित अयस्क में जो उड़ने लायक क्या होती है, हमारी जो बोल सकते हैं अशुद्धियाँ होती है, वो क्या हो जाती है, आपकी उड़ जाती है। और इस तरीक़ा से हमको धातु के एक सरंध्र युक्त ऑक्साइड क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जहाँ से आगे उसको धातु में क्या कर ली जाती है, परिवर्तित कर ली जाती है। तो ये हमारा कौन सा विधि होती है, निस्थापन विधि होती है। या हम ये बोल सकते हैं कि इस विधि में या निस्थापन विधि में जो आपका क्या होते हैं, जो कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया, है ना, आदि अयस्कों का क्या किए जाते हैं, यहाँ पर जो है ऑक्साइड में परिवर्तन की जाती है। और इसके लिए जो भी कार्बोनेट के या ऑक्साइड के या हाइड्रोक्साइड के जो अयस्क होती हैं, उस अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में लेकर वायु के अनुपस्थिति में गलनांक से कम ताप पर क्या की जाती है, गर्म की जाती है। और गर्म करने से जो भी आपकी क्या होती है, उसमें जो उड़ने लायक अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है, आपकी उड़ जाती है। और आपको वहाँ से फिर धातु के ऑक्साइड क्या होती है, प्राप्त होती है, जो सरंध्र युक्त होती है। और सरंध्र युक्त होने के कारण बाद में उससे जो क्या है, धातु जो है प्राप्त करना आसान हो जाती है। तो यही आपकी क्या होती है, निस्थापन होती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा सा लिखते हैं, वैसे तो लिखना है आपको। तो इस विधि में, है ना, इस विधि में यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस विधि में यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं भाई थोड़ा सा। इस विधि में कार्बोनेट ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्थापन की जाती है, निस्थापन की जाती है। इसके लिए सांद्रित अयस्क को परावर्तनी भट्ठी में लेकर
परावर्तनी भट्ठी में लेकर उनके गलनांक से, धातु के गलनांक से कम ताप तक वायु की उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में गर्म की जाती है। गर्म करने से सांद्रित अयस्क से, गर्म करने से उड़ने वाली अशुद्धियाँ पृथक हो जाती हैं और हमें छिद्रित या सरंध्र युक्त धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाती हैं, जिसका आगे जिससे आगे धातु प्राप्त की जाती है, तो ये हो गया हमारा निस्थापन। तो ये जो विधि होता है वो कार्बोनेट हो गया, ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड हो गया के जो अयस्क होते हैं, अयस्क का निस्थापन जो है की जाती है। इस विधि में कार्बोनेट, ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्साइड अयस्कों का निस्थापन की जाती है। इसके लिए जो भी सांद्रित अयस्क होती है, उस सांद्रित अयस्क को क्या की जाती है भाई, जो परावर्तनी भट्ठी होती है उस भट्ठी में ले ली जाती है। उसके बाद क्या की जाती है, उस अयस्कों को धातु के गलनांक से कम ताप तक क्या की जाती है, भट्ठी के अंदर वायु की अनुपस्थिति में गर्म की जाती है। गर्म करने से क्या होती है, उस सांद्रित अयस्क में जो भी उड़ने लायक अशुद्धियाँ होती है वो क्या हो जाती है, वहाँ से पृथक हो जाती है और हमें सरंध्र युक्त क्या हो जाती है, धातु के ऑक्साइड क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है, जिसे धातु प्राप्त की जाती है। यह प्रक्रिया, यह विधि निस्थापन के नाम से जानी जाती है। यह विधि निस्थापन कहलाती है। क्या कहलाती है भाई, निस्थापन कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, ऑक्साइड लेते हैं। जैसे पहला दिया है हमारा Fe2O3, जिसमें 3 अणु किसका होता है, हमारा पानी का होता है। हम क्या करते हैं, इसको वायु के अनुपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है हमारा Fe2O3 और साथ में क्या हो जाती है हमारा 3H2O, पानी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। तो ये हो गया Fe2O3 प्लस में क्या हो गया हमारा 3H2O, ये हमारा क्या हो गया, निकल गया, ये हमारा निकल गया। इसका हमारा क्या था, ये ऑक्साइड था हमारा आयरन का। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, Al2O3 ले सकते हैं, 2H2O क्या लेते हैं, यहाँ पर बॉक्साइड ले लेते हैं। ये हमारा क्या है भाई, हमारा बॉक्साइड है। ये बॉक्साइड हमने ले लिया, गर्म करते हैं तो यहाँ से पानी निकल जाता है, Al2O3 ये धातु का ऑक्साइड होता है, क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, कैलामाइन बोलते हैं, कैला क्या होता है, हमारा माइन होता है। इसको अगर लें और इसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से आपका क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। इसी प्रकार अगर हम क्या लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट लेते हैं, लाइम स्टोन कहा जाता है, पहले भी मैं बताया हूँ, लाइम क्या होता है, हमारा स्टोन होता है। इसको अगर हम गर्म करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम ऑक्साइड और ये
आपका क्या हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस विधि के द्वारा जो भी हमारे क्या होता है, धातु अयस्क जो होते हैं उनको गर्म करके उनके ऑक्साइड में क्या करते हैं, इस प्रकार से हम लोग जो है परिवर्तित कर सकते हैं। यही आपका क्या कहलाता है, आपका निस्थापन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निस्थापन होता क्या है, तो निस्थापन एक ऐसा विधि होता है जिस विधि के द्वारा जो भी क्या होता है, सांद्रित अयस्क होता है, उस सांद्रित अयस्क को उनके गलनांक से कम ताप पर या धातु के गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म करके उनमें जो भी उड़ने वाली अशुद्धियाँ हैं उनको दूर कर दिया जाता है ना, और अंततः धातु के ऑक्साइड प्राप्त कर लिया जाता है। यही आपका निस्थापन होता है। ठीक है, चलिए अब हम किसके पास चलते हैं, भर्जन, है ना। भर्जन क्या होता है, भर्जन भी पहले जैसा ही है, हाँ, इसमें ज़्यादा अंतर नहीं है। इसमें क्या होता है, जो भी जो सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं उनका क्या किया जाता है, आपका इस विधि के द्वारा क्या किया जाता है, आपका बोल सकते हैं उनके ऑक्साइड में उनको जो है प्राप्त किया जाता है। या ये बोल सकते हैं कि भर्जन जो होता है, भर्जन के द्वारा धातु जो सल्फाइड होता है उस धातु सल्फाइड से धातु ऑक्साइड को क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, या धातु ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी धातु सल्फाइड होता है उस धातु सल्फाइड को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ क्या किया जाता है, जो परावर्तनी भट्ठी होता है उस परावर्तनी भट्ठी में जो है धातुओं के गलनांक से कम ताप पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से जो भी उड़ने वाला शुद्धियाँ यहाँ से क्या हो जाता है, उड़ जाता है और हमको धातु के ऑक्साइड क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये विधि क्या कहलाता है, आपका भर्जन कहलाता है, भर्जन कहते हैं। तो लिख सकते हैं भर्जन, इस विधि में या भर्जन की प्रक्रिया में जो क्या होता है, जो सल्फाइड जो अयस्क होता है उस अयस्क को, है ना, तो लिख सकते हैं भर्जन की विधि में या इस विधि में सल्फाइड के अयस्क को है ना, अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। तो इस विधि में सल्फाइड के अयस्क को धातु ऑक्साइड में पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। तो क्या लिखे, इस विधि में सल्फाइड के अयस्क को धातु ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए सल्फाइड अयस्क को अकेले या किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति में परावर्तनी भट्ठी में लेकर धातुओं के गलनांक से कम ताप पर वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। वायु की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। गर्म करने से उड़ने वाले अशुद्धियाँ पृथक हो जाता है। क्या हो जाता है, पृथक हो जाता है। इस विधि को भर्जन कहते हैं।
तो इस विधि में क्या किया जाता है, जो भी हमारे क्या होते हैं सल्फाइड के जो अयस्क होते हैं, उस अयस्क को स्वयं से अकेले में या किसी पदार्थ के साथ क्या करते हैं, उसको परावर्तनी भट्ठी के अंदर ले लेते हैं और उसके बाद उस अयस्क में उपस्थित जो धातु होता है, उस धातु के गलनांक से कम ताप तक उसको क्या करते हैं, वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। गर्म करने से उसमें जो भी अशुद्धियाँ होता है वो उड़ जाता है और आपको जो है धातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। गर्म किया जाता है, उड़ने वाली अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, आपका उड़ जाता है और धातु के ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास दिया है, क्या दिया है भाई, Pb, ये हमारा क्या दिया है, हमारा PbS, लेड सल्फाइड हम लोग बोल सकते हैं, है ना, लेड सल्फाइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ अगर हम इसको गर्म करें तो उस स्थिति में क्या होता है, हमारा ये बना लेता है PbO और साथ में बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। तो उस स्थिति में ऑक्सीजन जो है थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है हमारा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर 2 कर देते हैं, यहाँ पर कितना करते हैं, 2, तो उस स्थिति में 2 हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम 2 करें तो यहाँ पर हम लोग 2 करते हैं, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर भी कितना करते हैं, 2 करते हैं, तो ये हो जाता है 6। तो 3 दूनी कितना हो जाता है, 6। तो इस तरीक़ा से लेड जो सल्फाइड होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में लेड ऑक्साइड में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, आपका बाहर जो है उड़ जाता है या इस प्रकार से बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया लेड सल्फाइड के बाद। क्यूपरस सल्फाइड की बात करें, Cu2S, इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और उस स्थिति में क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो जाता है आपका Cu कॉपर ऑक्साइड क्या हो जाता है, आपको प्राप्त हो जाता है। कॉपर हो गया, ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाता है। बैलेंस करने के लिए हाँ आप 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, यहाँ पर भी 2 लगाते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाता है और ज़्यादा हो गया हमारा। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, इसको हम लोग जो है मिटा के, अगर Cu वो कॉपर ऑक्साइड भी होता है, ये हो गया Cu2O भी कर सकते हैं। उस स्थिति में अगर हम देखें तो ये कितना हो गया आपका, 2 और 2 हो जाता है और सल्फ़र हमारा कितना है भाई, हमारा 2 और 2 अगर हम देखें तो ये यहाँ पर हम कर दें अगर, तो ये Cu क्या हो गया, 2S हो गया, Cu2O कर देते हैं और आपका फिर तो नहीं बन रहा है यहाँ पर अगर हम 2 करते हैं तो यहाँ पर 2 करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, सल्फ़र हो गया 2, तो 3। ये हमारा क्या होता है, क्यूपरस ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीक़ा से इस विधि के द्वारा जो भी सल्फाइड का अयस्क होता है उसको गर्म करके, वायु की उपस्थिति में गर्म करके हम क्या करते हैं, उसको ऑक्साइड में क्या कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका भर्जन। तो क्वेश्चन अगर आता है भर्जन क्या होता है, तो बोल सकते हैं भर्जन वह प्रक्रिया होता है जिस प्रक्रिया में जिस प्रक्रिया में जो भी सल्फाइड का जो क्या होता है अयस्क होता है, उस अयस्क को हम क्या करते हैं, अकेले या जो है उसको किसी अन्य पदार्थ की उपस्थिति में क्या करते हैं, परावर्तनी भट्ठी जो होता है, उस परावर्तनी भट्ठी में क्या करते हैं, हम लोग गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म करते हैं धातुओं के गलनांक से कम ताप पर, है ना, और वायु की उपस्थिति पर। तो क्या होता है, उड़ने वाला जो भी अशुद्धियाँ होता है वो अशुद्धियाँ क्या हो जाता है, आपका उड़ जाता है और इस तरीक़े से हमको धातु के ऑक्साइड क्या हो जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाता है, आपका भर्जन कहलाता है, भर्जन कहते हैं। तो ये हो गया आपका, ये इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। जिंक सल्फाइड भी ले सकते हैं, ये हमारा क्या होता है, गैलेना होता है। क्या होता है, हमारा गैलेना होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं भाई, जिंक सल्फाइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इसके साथ करेंगे तो क्या बनेगा, ZnO बनेगा और साथ में क्या बनेगा, SO2 बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा। बैलेंस करने के लिए 2 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पर कितना कर देंगे, 2 कर देंगे, यहाँ पर कर देंगे 2, तो ये हो जाएगा 2 हो गया, सल्फर 2 हो गया, ऑक्सीजन कितना था हमारा, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये क्या हो जाता है, आपको ऑक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको क्या करता है, प्रश्न के तौर पर पूछता है। तो निस्थापन और भर्जन दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, पूछा जा सकता
है। ये हो गया आपका अपघर्जन से रिलेटेड बातें, निस्थापन से रिलेटेड बातें, जो कि आपका पहला पॉइंट जो लिखे थे कि जो सांद्रित एक्स होता है उसको ऑक्साइड में क्या जो होता है, जो परिवर्तन होता है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए अब हम दूसरा जो पॉइंट है उसके ओर चलते हैं। दूसरा पॉइंट दिया है आपका धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अपचयन। धातु ऑक्साइडों का मुक्त धातु में अपचयन मतलब अभी हम जो ऑक्साइड बनाए हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे Zn है ना, CaO, ये सब हम चीज़ क्या किए हैं, बनाए हैं। इनका हमको क्या करना है, मुक्त धातु में इसका क्या करना है, अपचयन करना है, अपचयन कराना है। ठीक है, मतलब धातु बनाना है। कुल मिला के हम जितना ऑक्साइड बनाए हैं वहाँ से आपको क्या करना है, धातु का क्या करना है, आपका निर्माण करना है। तो किस प्रकार से वहाँ धातु का निर्माण करते हैं वो हमको क्या करना है, अभी देखना है, आगे पढ़ना है। तो इसमें आपका इसके लिए फ़िलहाल तो क्या दिया है, प्रगलन दिया है या रासायनिक जो विधि है ये आपका क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसको हम लोग चलते हैं। पहला पॉइंट कौन सा है भाई हमारा यहाँ पर, प्रगलन के पास। ठीक है, ये प्रगलन या रासायनिक अपचयन दिया है। प्रगलन जो विधि होता है वो फिलहाल वात्य भट्ठी में कराया जाता है भाई। किस में कराया जाता है, हमारा वात्य भट्ठी। ये सब 10वीं क्लास का है, ये आप पढ़े हैं वात्य भट्ठी। तो जो प्रगलन की प्रक्रिया है वो वात्य भट्ठी में कराया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, जो भी हमको धातु के जो क्या प्राप्त हुआ है, ऑक्साइड हुआ है, जो ऑक्साइड प्राप्त हुआ है, उस ऑक्साइड को क्या किया जाता है, आपका उच्च ताप पर क्या किया जाता है, गर्म करके क्या किया जाता है, धातु प्राप्त किया जाता है। और धातु का जो भी आपका जो क्या होता है, जो प्रगलन होता है या रासायनिक जो अपचयन होता है वो आपका जो है अन्य जो है पदार्थ जैसे कार्बन है इत्यादि की उपस्थिति में कराया जाता है। वैसे यदि अपचयन की प्रक्रिया क्या हो, कार्बन की उपस्थिति में हो, तभी जाके वो प्रगलन के नाम से क्या किया जाता है, जाना जाता है। और तब जा कर के आपको क्या होता है, धातु क्या होता है, प्राप्त होता है। तो इसको हमको थोड़ा सा क्या करना है, यहाँ पर लिखना है कि प्रगलन की प्रक्रिया, प्रगलन की प्रक्रिया या अपचयन की प्रक्रिया एक ही बात है, प्रगलन की प्रक्रिया, प्रगलन की प्रक्रिया है ना, प्रक्रिया वात्या भट्ठी में कराई जाती है। वात्या भट्ठी में कराई जाती है, कराई जाती है, जहाँ पर धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करके, धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके, उच्च ताप पर गर्म करके, जहाँ पर धातु ऑक्साइड को उच्च ताप पर गर्म करके धातु प्राप्त की जाती है, धातु प्राप्त की जाती है। उच्च ताप पर गर्म करके क्या की जाती है भाई, धातु प्राप्त की जाती है या धातु प्राप्त की जाती है ना। अपचयन में, अपचयन के लिए, अपचयन के लिए कार्बन इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड, कार्बन के इलेक्ट्रोड का उपयोग, कार्बन के इलेक्ट्रोड, कार्बन के अपचयन, इसमें अपचयन के लिए कार्बन के इलेक्ट्रोड का उपयोग करने पर ही इसे प्रगलन कही जाती है, प्रगलन कही जाती है। जैसे यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे लेड ऑक्साइड मिला है तो लेड ऑक्साइड का अगर हम क्या करेंगे, प्रगलन करेंगे, है ना, किसके उपस्थिति में, कार्बन की उपस्थिति में, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपका क्या हो जाएगा, लेड प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, Pb, और ये क्या हो गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हमारा लेड मिल गया।
अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड का, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्बन ले लेते हैं और यहाँ पर अगर हम गर्म कर देते हैं तो यहाँ से कैल्शियम प्राप्त हो जाता है और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। तो उस स्थिति में इसको 2 ले लेते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, कैल्शियम धातु प्राप्त हो गया। अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पर Fe2O3 करते हैं, साथ में कार्बन लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, इसका मात्रा 3 लेते हैं और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड निकाल देते हैं, है ना। और ये हमारा क्या हो जाता है, 2 हमारा क्या हो जाता है, आयरन क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो ये कितना हो गया हमारा, 2 आयरन मिल गया। इसी प्रकार हम क्या लें, अगर एल्युमिनियम ऑक्साइड लें और कार्बन लें, तो उस स्थिति में क्या होता है आपका, ये 3CO क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और 3CO प्राप्त हो जाने के पश्चात आपको 2 एल्युमिनियम क्या हो जाता है, यहाँ से मिल जाता है। तो इस तरीक़ा से क्या किया जाता है, आपका प्रगलन से आपका क्या किया जाता है, ये धातु क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। वैसे प्रगलन के समय एक अन्य पदार्थ भी क्या किया जाता है, मिलाया जाता है ना। मतलब प्रगलन के समय एक अन्य पदार्थ जो है भी क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, जिसे गालक कहते हैं। और ये जो गालक होता है, वो गालक क्या करता है, जो अगलनी जो क्या होता है, अशुद्धियाँ होता है, उनको गला करके क्या करता है, उनको धातु मल में क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अब चयन के दौरान एक अन्य पदार्थ है ना, वातिया भट्टी में मिलाया जाता है। वातिया भट्टी में मिलाया जाता है, जिसे गालक कहते हैं, गालक कहते हैं, क्या कहते हैं, गालक कहते हैं। गालक अगलनीय अशुद्धियों को पिघलाकर अशुद्धियों को पिघलाकर धातु मल में परिवर्तित कर देता है। गालक क्या करता है, जो अगलनी क्या होता है हमारा, अशुद्धियाँ होता है, उसको क्या करके पिघला करके धातु मल में परिवर्तित कर दिया जाता है, परिवर्तित कर देता है, धातु मल में परिवर्तित कर देता है, जिसे पृथक कर लिया जाता है, ये होता है हमारा क्या होता है, गालक। मतलब गालक वह पदार्थ होता है जिसके मिलाने से जो अशुद्धियाँ जो पिघला नहीं होता है, वो पिघल जाता है और धातुमल के रूप में अलग हो जाता है। वैसे गालक के यहाँ होता है 2 प्रकार का होता है भाई। गालक कितने प्रकार का है, यहाँ 2 प्रकार से दिया गया है। गालक को 2 भागों में बांटा जाता है। गालक को 2 है ना भागों में बांटा जाता है। एक पहला होता है हमारा अम्लीय गालक और दूसरा होता है हमारा क्षारीय गालक। क्षारीय क्या होता है हमारा, गालक। तो 2 प्रकार का गालक है, एक अम्लीय और एक क्षारीय। पहले हम क्या देखते हैं, अम्लीय गालक क्या है, ये हम पहले देखते हैं। अम्लीय गालक क्या होता है। अम्लीय गालक का मतलब होता है वह रासायनिक पदार्थ जो क्षारीय अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है, वो अम्लीय गालक कहलाता है। तो लिख सकते हैं, अम्लीय गालक वह रासायनिक पदार्थ है, अम्लीय गालक वह रासायनिक पदार्थ है जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है,
अशुद्धियों को दूर करता है, अशुद्धियों को दूर करता है। तो अम्लीय गालक क्या होता है भाई? तो ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो क्षारीय अशुद्धियों को दूर करता है। जैसे यहाँ पर क्या दिया है हमारा, ये रेत दिया है, ये हमारा क्या है, अम्लीय गालक है। अब ये क्या करता है, अम्लीय गालक लिख देता हूँ मैं, अम्लीय गालक है ना, ये अम्लीय गालक हो गया। और ये क्या होता है, मान लो हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड दिया गया है, ठीक है, क्या दिया है हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, क्या दिया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसको क्या करेगा हमारा, ये जो है जो है ये कन्वर्ट कर देगा उसको CaSiO3, ये हो जाता है धातुमल, ये हो जाता है हमारा धातुमल। इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है, ठीक है। एक होता है क्षारीय गालक, तो लिख सकते हैं कि वह रासायनिक पदार्थ जो अम्लीय अशुद्धियों को दूर करता है, अशुद्धियों को क्या करता है भाई, दूर करता है। जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं आप, जो है मैग्नीशियम, जो हमारा क्या होता है, मैग्नीज जो कार्बोनेट होता है, ये आपका क्या करता है, कैल्शियम जो हमारा क्या होता है, ऑक्साइड के अशुद्धियों को दूर कर देता है। तो इस तरीक़ा से गालक कितने प्रकार का होता है भाई, 2 प्रकार का होता है, एक अम्लीय गालक और एक क्षारीय गालक होता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो फिलहाल ये जो क्लास है वो यहीं पर क्या किया जाता है, समाप्त किया जाता है। आने वाला क्लास में हम लोग जो है आगे का टॉपिक देखने वाले हैं भाई, ठीक है, ओके।